हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम का ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मींस हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो वो टर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या टर्म है? तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम निकालना है तो वो कंट्री कितनी बड़ी है, उसकी टेरिटरी कहां तक है। अगर मुझे इंडिया की नेशनल इनकम निकालना है तो इंडिया कितना बड़ा है, किस एरिया तक की इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे इंडिया की। ऐसे तो पूरी दुनिया की इनकम प्लस कर लूंगा मैं। तो फिक्स एक फिजिकल या फिर हम बोल सकते हैं कि लैंड एरिया एक फिक्स कर रखा होगा हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ने। तो ऐसे ही हमें ये पता करना है कि कौन से एरिया की इनकम को इंडिया की, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। यह सारी कंट्री में कर सकते हैं। उसको बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जहां पर हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे और उसको प्लस करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑलमोस्ट ये होती है। ये जो मैप है, इस मैप के अंदर जितने भी फिजिकल एरिया है, लैंड एरिया है, मीन्स जहां जहां हमारा ये वाला एरिया, दिस ऑल आर एरियाज आर द इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। कितना एरिया अपन ने पढ़ा यहाँ पे। इवन ये अंडमान निकोबार जो 7 टेरिटरीज है, हमारी 9 टेरिटरीज बन चुकी है अभी, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है। तो इस एरिया में इसके अंदर की जो इनकम कहलाती है अभी के लिए वो नेशनल इनकम होती है। अभी के लिए बता रहा हूं मैं, बाद में उसका मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर दूंगा बेटा। सो मोटा मोटा हम समझें कि यहां जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो कंट्री की नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है। सो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। मतलब पहले हमने एरिया पता कर लिया कि इस एरिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना भी हमारा इनकम जनरेट होगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनका इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। डेफिनेशन देख लेट्स। कॉमन लैंग्वेज, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन मींस पॉलिटिकल टेरिटरी of a nation. In economics is referred to economic territory which refers to the geographical territory administered by the government. जो geographical area है जिसको एडमिनिस्ट करता है कौन, हमारी गवर्नमेंट करती है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मतलब वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइड करते हैं वहां पर। और जहां पर पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मूवमेंट कर सकती है, सर्कुलेट हो सकती है फ्रीली, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। और इस सभी कंट्री के लिए सेम डेफिनेशन अप्लाइड होती है। सो दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम बात करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया की, जो हमने देखा है अभी जियोग्राफिकल एरिया, उसमें इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाता है। कौन कौन चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है वाटर एरिया, पानी। हमारा इंडिया लगभग डाउन साइड से 3 साइड से हमारा क्या हुआ है बेटा, पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो वाटर एरिया है हमारा, इस वाटर एरिया में भी हमारा ही राइट है। सर ये कहां तक राइट है हमारा वाटर एरिया में? तो ये डिफाइनेट कर रखा है बेटा कि 12 किलोमीटर, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स, किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स इज अ मेजरमेंट ऑफ वाटर एरिया। तो ये जो नॉटिकल माइल्स है, यहां तक हमारे इंडिया का पानी है। मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये अराउंड हमारी लैंग्वेज में हो जाएगा 25 से 30 किलोमीटर, 22 से 30, 25 से 30 किलोमीटर तक का एरिया जो कहलाता है वो कहलाता है आपका इंडिया का वाटर एरिया। मतलब वहां तक की जो लैंड है या वाटर है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। 25 से 30 किलोमीटर एग्जैक्ट डेटा आप मल्टीप्लाई करो गूगल पे तो आ जाएगा। नॉटिकल माइल्स कन्वर्ट करोगे आप किलोमीटर में तो ये इसके अराउंड ही रहता है लगभग। इतना एरिया भी हमारा वाटर में भी है। और यहाँ की जो इनकम जो भी जनरेट होगी वो नेशनल इनकम किसमें प्लस होगी, इंडिया के इसमें प्लस होगी। फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस इंडिया शिप्स मूविंग बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, मतलब क्या, दो कंट्रीज के बीच में जो शिप एयरलाइंस जो होती है हमारी वो मूव करती है बेटा, शिप एयरक्राफ्ट मूव करते हैं हम। शिप का एग्जांपल है, एक शिप हमारे यहाँ से और इंडियन ओशियन से कहाँ गया बेटा, यूएस गया, गुड्स लेके गया। अब अगर हम बात करें आफ्टर 25 किलोमीटर, तो ये जो वाटर एरिया इसका भी 25 निकाल लेते हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ तो किसी का भी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, पर ये मूवमेंट कर रहा है, वो लगभग इसी सर्विसेज के लिए वो इनकम ले रहा है, आपसे ले रहा है, मतलब इनकम जनरेट जो भी है वो इस एरिया में हुई है। तो ये किसकी मानी जाएगी? तो उन्होंने बोल दिया लड़ाई हो जाएगी, इससे अच्छा है कि हम ये मान लें कि जिसका शिप होगा उसी का मान लिया जाएगा। अगर शिप इंडिया का है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, अगर शिप यूएस का है तो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ओन्ड रेसिडेंट बाय द कंट्री, किसने ओनरशिप है उसके पास? इंडिया के रेसिडेंट या यूएस के रेसिडेंट के पास अगर उसकी ओनरशिप है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री का शिप्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स सब उसी के माने जाएंगे। इवन कोई शिप ऐसा है जो यूएस और यूके के बीच में ऑपरेट हो रहा है, उसकी ओनरशिप इंडिया वालों के पास है, तो भी वो इंडिया का माना जाए, इंडिया का माना जाएगा इन द सेंस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में या इंडिया की नेशनल इनकम में उसकी इनकम को प्लस किया जाए। Ships and aircraft and vessels owned and operated by the resident, owned and operated, ओनरशिप भी हमारी होनी चाहिए, ऑपरेट भी हमें करना चाहिए, तभी जाके वो हमारे इंडिया का माना जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया यहां पर। सो दो पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स and floating platforms operated by the resident of a country in the international water। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि हर एक इंडिया अपनी कंट्री का अपना एक वाटर एरिया होता है, वो फिक्स कर रखा है 12 नॉटिकल माइल्स तक। सो इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स है, ये भी अपन ने डिस्कस किया। इधर श्रीलंका ले ले हम, श्रीलंका का भी 12 नॉटिकल माइल्स है, तो 25 से 30 किलोमीटर इसका हो गया और 25 से 30 किलोमीटर इसका हो गया। ये जो एरिया है, अभी इस एरिया, ये एरिया किसका, ये पता कैसे करें? ये जो एरिया है बीच वाला, तो ये जो एरिया है ये है इंटरनेशनल वाटर, किसी का नहीं, किसी कंट्री का बिलोंग नहीं करता। तो इस इंटरनेशनल वाटर में हर एक कंट्री को उसके पास 200 to 250 किलोमीटर तक अराउंड एक एरिया दे रखा है, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सक्लूसिव राइट जोन, जहां पर आप फिशिंग वेसल वर्क करते हो, ऑयल इरिगेशन वर्क कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन वर्क कर सकते हो। और जिसको ये राइट दिया गया है इस इंटरनेशनल वाटर में, वो इंटरनेशनल वाटर उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जिसको भी राइट दे रखा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल इरिगेशन वाला काम जिस भी कंट्री को दे रखा है, इंडिया को दे रखा है जनरली, हमारे पास में तो इंडिया में मिलेगा, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको इंक्लूड किया जाएगा। आई बात समझ में आपको? सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखें हम और क्या आएगा इसमें। द लास्ट पॉइंट इज दैट एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एम्बेसीज सुना है नाम आपने उसका? एम्बेसीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑफिस जो फॉरेन कंट्रीज में होता है, हमारी कंट्री का, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया का ऑफिस, ऑफिस बता रहा हूं मैं आपको, एम्बेसी बोलते हैं उसको, ऑफिशियल नेम है उसका, वो फॉरेन कंट्री में है, फॉर एग्जांपल यूके में है, यूएस में है। क्या काम करते हैं सर ये ऑफिस? ये ऑफिस काम करते हैं हमारी गवर्नमेंट के लिए, वहां बैठकर कि हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि करने पड़ते हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो बार बार हमारे देश के लोग तो वहां जा नहीं पाएंगे, तो हमारे बिहाफ पर हमने उनको वहां बैठा दिया, तो तुम यहाँ बैठो, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स बात जो आएंगे या ऑर्डर्स आएंगे या परमिशन रिक्वेस्ट कुछ भी आएगा वो हमारे बिहाफ पर आप करना। और दूसरा,
इंडियंस जो वहां रहते हैं यूएस यूके में, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनकी हेल्प के लिए भी आपको यहाँ पर अवेलेबल, वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पासपोर्ट नहीं है, तो ये सारे पहले कहाँ भेजे जाते हैं, इंडियन एम्बेसी, ताकि हेल्प कर सके उन्हें। सो वो सारी एम्बेसीज का मेन वर्क है अपनी ही कंट्री के लिए काम करना, वो जहां है उसके लिए काम नहीं करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं जिस कंट्री में वो रह रहा है, वो तो बस वहां किराया देते हैं, इवन सम टाइम परचेस कर लेते हैं उसको पर्टिकुलर एरिया को, और वहां पर ऑफिस स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वो जो एम्बेसीज हैं किसी भी कंट्री में इंडिया की, वो इंडिया की मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, जियोग्राफिकली कहीं भी है, फिजिकली कहीं भी है, लैंड एरिया कहीं पर भी, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगा तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको इंक्लूड किया जाए। आई बात समझ में? तो दीज आर द थिंग्स, चार चीजें हैं हमारे पास जिनको हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं, इवन दो ये फिजिकली जियोग्राफिकली यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, यहाँ पे है ही नहीं, इसके बाद भी कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ है लेकिन उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम एम्बेसीज, वही इनक्लेव्स, क्योंकि जब हमने हमारे इंडिया की एम्बेसीज को यहाँ माना है तो डेफिनेटली यहाँ जितनी भी कंट्री के एम्बेसीज है इंडिया में, वो कहाँ की मानी जाएगी, उस पर्टिकुलर कंट्री को जहां से बिलोंग करती, ठीक है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो IMF है, WHO है, WTO है, बहुत सारे और वर्ल्ड बैंक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते, इनका मोटिव किसी कंट्री को डेवलप करना नहीं, किसी कंट्री को आगे बढ़ाना नहीं है, सबके लिए काम करते हैं। तो इनकी इनकम को किसी भी कंट्री की इनकम में प्लस नहीं किया जाएगा, सब में से हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो इनको भी सब में से हटा दिया जाएगा। ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इंक्लूडेड एनी डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हम एक पढ़ क्यों रहे हैं सर? एक क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा कि एक इंडियन एम्बेसी है, यूके में है, बताओ वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती कि नहीं होती, रीजन बताओ उसका। एक इंडियन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट मान लो हैं कि रिलायंस कंपनी है, उसका ऑफिस यूके में है, तो वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। हमने यहाँ पर कहीं भी कंपनी के बारे में बात नहीं करी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। क्योंकि कंपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए कहाँ बात थोड़ी करती है, वो तो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगी सर, उसका बेनिफिट तो कंट्री को मिलेगा ओवरऑल। वो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वहां गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वहां सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारे लिए किस काम की? तो गई केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये जो जितनी पढ़ी है अपन ने, सारे बेचारे क्या करते सर, ये जो आप एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो, ये भी तो प्रॉफिट्स के लिए गए वहां पर, इनका कौन सा मोटिव है? लेकिन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेट हो रहे हैं बेटा, दो कंट्रीज के बीच में जा रहे हैं, तो वो डिपार्चर कंट्री या अराइविंग कंट्री किस कंट्री में माने? इसलिए उनको बोल दिया गया जो ऑपरेटेड और ओन्ड है उसमें माने, क्योंकि उसमें पैसेंजर दोनों कंट्री के होते हैं, दोनों से पैसे लेते हैं, वो आने का भी लेते हैं, जाने का भी लेते हैं, सब अलग अलग कर लेते हैं ना, पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बोल दिया गया है कि वैसे भी मेन मोटिव एयरक्राफ्ट का जनरली वो ऑपरेट वही होते हैं जहां के वो बिलोंग करते हैं, इसलिए इन चारों को क्या माना गया है, ये फिजिकली जियोग्राफिकली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो ये हमने बात करा किसके बारे में? डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। इसी के साथ एक पॉइंट है हमारा, इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा हमें, साथ साथ में ही नॉर्मल रेसिडेंट का भी। हम रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि रेसिडेंट ओन्ड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो रेसिडेंट होता क्या है? तो रेसिडेंट वो बंदा जो इंडिया, जो उस कंट्री का है, जैसे इंडिया का, जैसे मैं रेसिडेंट हूँ, वो जरूरी नहीं कि मैं रेसिडेंट ही हूँ बेटा। रेसिडेंटशिप की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है सिटीजनशिप से, दोनों में डिफरेंस है। पढ़ते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंटशिप। A resident is said to be a person or institution. एक रेसिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, who ordinarily resides in a country. जनरली वो एक कंट्री में रहता है, मतलब वही रह रहा है, and whose center of economic interest lies on that country.
और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, इज कॉल्ड अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ country. Since he normally lives in the country for his economic interest, the period of stay should be at least 1 year or more. कम से कम 1 साल से ज्यादा रहना चाहिए उसका, तो बंदा क्या कहलाता है, वो बंदा हमारे यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। सर ये बात समझ में तो आ गई कि इंडिया का है, इंडिया में ही रह रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना अपन, दे रखा है यहाँ पर। The staying for more than 1 year and having economic interest, that is earning, spending or accumulation are the 2 normal condition for becoming a normal resident. Economic interest का मतलब है अर्निंग यही करना चाहिए, स्पेंडिंग यही करना चाहिए, एक्यूमुलेशन भी यही होना चाहिए उसका, कलेक्ट मतलब प्रॉफिट को सेविंग जिसको बोल रहे हो आप, सेविंग जो हो रही है वो भी यही होना चाहिए उसकी, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। कमा भी यही रहा है, खा भी यही रहा है, सेविंग भी यही कर रहा है, तो वो इंडिया का क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा। दोनों एक साथ पूरी होना चाहिए, ऐसा हमें बोला गया है। टू नॉर्मल कंडीशन फॉर बिकमिंग अ नॉर्मल रेसिडेंट, इट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड दैट नेशनल इनकम इज द सम टोटल इनकम ऑफ अ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम उन्हीं लोगों की प्लस की जाएगी जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, और किसी की प्लस नहीं की जाएगी। ये बात का ध्यान रखना है आपको। सो दीज आर द नॉर्मल रेसिडेंट कॉन्सेप्ट। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर कंडीशन फुलफिल भी करते हैं वो हमारी, लेकिन हम उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। पॉइंट नोटेड दैट नॉर्मल रेसिडेंट कवर बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। बात ध्यान रखना है कि मैं भी नॉर्मल रेसिडेंट हूँ और रिलायंस कंपनी भी नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया का, वो इंस्टीट्यूशन है, मैं इंडिविजुअल। Normal residents include both citizen and non-citizen. Citizenship is different thing. Example, foreigners who resides in a country for more than 1 year. एक foreigner है जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा का रह रहा है और वो अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन यही कर रहा है, तो वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बात करें हम, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे जैसे जैकलिन फर्नांडिस, इंडिया की वो क्या है बेटा? नॉर्मल रेसिडेंट है, अर्निंग स्पेंडिंग यही कर रही है, एक्यूमुलेशन यही कर रही है। शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, सिटीजन नहीं है वो, सिटीजनशिप उसके पास नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, होता है मिल गया होगा। एग्जाम्पल बताया बेटा मैंने आपको, वो नॉर्मल रेसिडेंट बिकॉज अर्निंग स्पेंडिंग यही कर रहा है। मिस्टर एक्स जो फॉरेन से आए हैं, पिछले 1 साल से यही रह रहे हैं, अर्निंग यही कर रहे हैं, स्पेंडिंग यही कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन यही हो रहा है, सेविंग नहीं हो रही है, तो सिटीजनशिप नहीं मिली उनको, तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है? इंडिया में है। इंटरनेशनल बॉडीज, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर नॉट कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट बट ट्रेडेड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। इंडिया के नहीं माने जाएंगे, इंस्टीट्यूशन ही है, अर्निंग यहाँ कर रहे हैं, स्पेंडिंग यहाँ कर रहे हैं, डेफिनेटली एक्यूमुलेशन भी यही करेंगे, बट दे आर नॉट ट्रेडेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल है बेटा वो, उनका मोटिव यहाँ रहना नहीं है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है यहाँ से। हाउएवर, लेकिन ध्यान रखना है, द स्टाफ ऑफ दिस बॉडीज आर ट्रेटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच द इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट्स। पर इनका स्टाफ यहाँ का माना जाएगा, लेकिन उसको ध्यान रखना है कि वो 1 साल से ऊपर तक यहाँ रह रहा है। इंटरनेशनल बॉडीज में इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर उसको 1 ईयर से ज्यादा हो गया है। अगर 1 साल से कम हुआ है तो वो जिस कंट्री का सिटीजन है उस कंट्री का माना जाएगा। 1 ईयर कंडीशन दे रखी है आपको यहां, 1 साल तक वो अर्निंग कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, तो इंडिया का मान लेते हैं कि WHO है, चाइना का बंदा काम कर रहा है वहां पर कोविड वाले टाइम पीरियड से, तो ये चाइनीज बंदा काम कर रहा है, 10 महीने काम करते करते हो गए, वो घर चला गया, 10 महीने की अर्निंग स्पेंडिंग इंडिया में करे ना, फिर भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है वो,
कब माना जाएगा? जब उसको 13 महीने या 12 महीने ज्यादा काम इंडिया में करना पड़ेगा, तब वो क्या मान लिया जाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला स्टाफ 1 साल से ऊपर अगर काम कर रहा है तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, अदरवाइज नहीं मान। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो कभी नहीं मानी जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इंडिया की नहीं मानी जाएगी। लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज आर इंक्लूड इन द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया। एम्बेसीज, यूएस एम्बेसी है, ठीक है, और इस यूएस एम्बेसी में एक बंदा इंडिया का काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। बेटा समझना है आपको, कहाँ का काम कर रहा है? इंडिया का, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। पर इसी में एक बंदा मान लेते हैं कि जापान का काम कर रहा है, यूएस एम्बेसी से जापान काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, भले वो 10 साल काम करे, 5 साल काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 साल की कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड नहीं होती। एम्बेसीज के फॉरेन स्टाफ वहीं के माने जाएंगे जहां के वो है, जहां के वो सिटीजन है वहीं के माने जाएंगे, भले 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 6 महीने हुए, 4 महीने, 5 महीने हुए, कोई मतलब नहीं है उससे। इंडियन एम्बेसीज को छोड़कर, मतलब फॉरेन एम्बेसीज जो हैं, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड नहीं है तो उनका स्टाफ भी फॉरेन स्टाफ, ध्यान रखना, लोकल स्टाफ इंडिया का ही माना जाएगा बेटा। फॉरेन स्टाफ इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना है आप। वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर इन द मॉर्निंग टू वर्क इन द कंट्री एंड लाइक इंडिया हु वर्क इन नेपाल, मतलब हमारे इंडिया के इंडियंस लोग नेपाल जाते हैं काम करने के लिए, नेपाल जाने वाले इंडिया में काम करने आते हैं, तो रेगुलर बेस पर जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो जहां के वो सिटीजन हैं, जहां वो रहते हैं, वहां के माने जाएंगे। 1 साल वाले कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते बेटा, पर यहाँ पे 1 साल काम करते वहां हो गया, उसको अर्निंग वहां कर रहा है, स्पेंडिंग यहाँ कर रहा है, सेविंग यहाँ कर रहा है, वो इंडिया का माना जाएगा। आई बात समझ में आपको? और एक पॉइंट जो इसमें नहीं है वो है क्रू मेंबर्स। शिप के क्रू मेंबर्स, शिप को लोडिंग अनलोडिंग होने टाइम लग जाता है बेटा, उस शिप के जितने क्रू मेंबर्स है जो यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं और शिप्स को लोडिंग अनलोडिंग करके वापस लेके जाते हैं, अगर वो फॉरेनर्स हैं तो वो इंडिया के नहीं माने जाएंगे 1 साल तक, फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर दे विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1 साल के बाद वो क्या मान लिए जाएंगे? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, 1 साल तक नहीं माने। आई बात समझ में आपको? So this is all about the 2 concepts. The first one is domestic territory. Next one is that normal resident. इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, दोनों एक ही टॉपिक थे, किसको इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। And keep in one thing in your mind that citizenship are different things and residentship are different things. Citizen by birth मिलती है आपको, by the government rules मिलती है, और रेसिडेंटशिप आपके अर्निंग स्पेंडिंग पर डिपेंड करती है और 1 साल की कंडीशन पर डिपेंड करती है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो इंडिया के रेसिडेंट तो हैं लेकिन सिटीजन नहीं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में आपको? सो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े दोनों, नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।